नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमी जो आपका क्लास 12th का ले रहे थे उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत। वास्तव में कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस सिद्धांत के अंतर्गत कंज्यूमर किस तरीके से वस्तुओं को पसंद करता है, किस प्रकार से उनकी परचेजिंग करता है और किस प्रकार से उसके डिमांड का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, इसको लेकर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये एक लंबा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली एनसीईआरटी में दिया गया है कि कंज्यूमर के जो कंजम्पशन पैटर्न है वो किस प्रकार से उसकी डिमांड में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात यह है, सबसे आसान भाषा में यह बात समझिएगा कि कंज्यूमर किसी भी चीज़ की डिमांड क्यों करता है। वाई वी डिमांड फॉर एनी गुड और सर्विसेज। अब हम जब भी डिमांड शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए होगा। तो वाई वी डिमांड, फर्स्ट थिंग, डिमांड क्यों होती है किसी चीज़ की? डिमांड इसलिए होती है क्योंकि उसकी यूटिलिटी होती है, उसकी उपयोगिता होती है। इसका मतलब यह हुआ कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? उसकी उपयोगिता ज़्यादा है कंज्यूमर के लिए। तो अगर डिमांड हाई है तो इट मीन्स यूटिलिटी उसकी हाई होगी, ज़्यादा होगी। जिस चीज़ की उपयोगिता कम होगी कंज्यूमर के लिए, उस चीज़ की डिमांड भी कंज्यूमर कम करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर की डिमांड बेसिकली उस कमोडिटी की यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। यह बात आपके लिए एक बेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ बेसिक अजम्पशंस को समझिएगा, कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन बंडल का। कंजम्पशन बंडल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, कई सारी वस्तुएं हैं, तो उनमें से हम चीज़ों का एक प्रेफर्ड रेशियो लेते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए कि 2 कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, मान लीजिए एक है एप्पल और दूसरा है बनाना। ठीक है, एप्पल और बनाना का आप कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें आप 5 एप्पल्स लेते हैं और 3 बनाना लेते हैं। ठीक है, या फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं 4 एप्पल्स का और 4 बनाना का। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन आप एप्पल्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, यानी कि इसको 6 कर दीजिए, तो बनाना कम हो जाएगा। ठीक है, चौथा कॉम्बिनेशन आप क्या ले सकते हैं? मान लीजिए कि आपने एप्पल्स की मात्रा कम कर दी, तो आप बनाना की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां पे 4 कर दिया था, तो चलिए इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में कमोडिटीज को ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ये कॉम्बिनेशन ले लें या ये कॉम्बिनेशन ले लें या ये कॉम्बिनेशन ले लें या ये कॉम्बिनेशन ले लें, तो कोई भी एक प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन जो आप लेते हैं कमोडिटीज का, ये प्लस ये। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपको बुक भी लेनी है, आपको फ़ोन भी रिचार्ज करना है, तो अब आप क्या डिसाइड करते हैं कि थोड़ा रिचार्ज में खर्च करते हैं और थोड़ा बुक्स पे खर्च करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप चूज करते हैं वो कोई सा भी हो सकता है। आपकी वो इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आप बुक्स ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं या इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपका क्या प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हम कंज्यूमर्स का प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं अलग अलग कमोडिटीज के लिए, इसी को हम कहते हैं कंजम्पशन बंडल। ठीक है, तो कंजम्पशन बंडल क्या है? कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा और कुछ चीज़ों को कम लेकर के उसमें अपने अनुपात में उसको
ले रहे होते हैं। तो दैट इज कंजम्पशन बंडल। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। किसी भी चीज की उपयोगिता आपके लिए अलग हो सकती है, अलग व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। ठीक है, यूटिलिटी क्या है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि डिमांड जो है वो यूटिलिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि आपकी मांग क्या होगी वो उस वस्तु की उपयोगिता पर डिपेंड करेगी। किसी भी चीज की उपयोगिता जितनी ज्यादा होगी उसकी मांग उतनी भी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम आसान भाषा में कहें कि यूटिलिटी क्या है, ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइंग पावर ठीक है। उपयोगिता क्या है? आपकी जरूरत को संतुष्ट करने की शक्ति ही उपयोगिता है, और जितनी ज्यादा आपकी मांग को सेटिस्फाई कर सकेगी कोई चीज, उतनी ही ज्यादा उसकी यूटिलिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी उपयोगिता होगी। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए सेम चीज की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसे चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, तो क्या होगा कि अब चॉकलेट की उपयोगिता एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए चॉकलेट की सेटिस्फाइंग पावर बहुत ज्यादा होगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसे मीठा पसंद नहीं है या चॉकलेट पसंद नहीं है, उसके लिए उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर कम होगी, इसलिए उसकी यूटिलिटी कम होगी, और चूंकि उसकी यूटिलिटी उसके लिए कम है इसलिए उसकी डिमांड भी उसके लिए वो कम करेगा, मांग भी उसके लिए वह कम ही करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से यूटिलिटी आपकी डिमांड की ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, अब यूटिलिटी की एनालिसिस को समझिएगा। यूटिलिटी के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि एक ऐसी कार्डिनल क्या होती है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वो होती है जहां पर हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, और ऑर्डिनल में हम ये नहीं मान के चलते कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, और ऑर्डिनल कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी की अवधारणा है। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये कहती है कि यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड, इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। ठीक है, ये मात्रात्मक होती है, इसकी गणना की जा सकती है। देखिए, अगर आप आसान भाषा में समझें तो किसी भी संतुष्टि के लिए नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हम चूंकि इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए इसका एक क्वांटिफिकेशन वाला भी मेजरमेंट होगा, और दूसरा ऑर्डिनल थ्योरी होगी जो ये मान के चलेगी कि यूटिलिटी को केवल प्रेफरेंशियल वैल्यूज में दिया जा सकता है, लेकिन इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। हम आपको दोनों समझाते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके आज के टॉपिक में भी, और आगे भी कई जगहों पर काम आएगी, इसलिए इसको महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा। ठीक है, ऑर्डिनल का अभी जितना बताएंगे उतना ही काम आएगा, लेकिन कार्डिनल आगे भी यूज होगी, इसलिए कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात यह है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये मान के चलती है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी क्वांटिफाइड। आप ये बता सकते हैं कि हमें रोटी खा करके कितनी यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, टमाटर खा के कितनी यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, और
आम खा के कितनी यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, या किसी डॉक्टर के पास जाके कितनी यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, या फ़ोन कॉल रिसीव करने के बाद कस्टमर केयर वाले पूछे तो आप उसको 1 2 3 4 5 में बता सकें। तो ये आप क्वांटिफाइड कर सकें अपनी उपयोगिता को, अपनी चीज़, किसी भी चीज़ की उपयोगिता को, तो देन इट इज़ नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके अंतर्गत यूटिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यूटिलिटी की कुछ अवधारणाएं आती हैं। अब इनको समझिएगा। पहली अवधारणा है टोटल यूटिलिटी की, और दूसरी अवधारणा है मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है, पहला है कुल उपयोगिता और दूसरी है सीमांत उपयोगिता। कार्डिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी यह है कि आपने किसी भी चीज की प्रोडक्ट जितने भी मात्रा में लिए, उसके बदले आपको जितना भी उपयोगिता मिली उन सबको जोड़ लीजिए तो वो उसकी टोटल यूटिलिटी होगी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जब आप किसी भी आइटम का नेक्स्ट यूनिट लेते हैं तो उस नेक्स्ट यूनिट को लेने से आपको जितनी उपयोगिता मिली वह मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम मान लीजिए पहली रोटी खाए और हमें M1 सेटिस्फैक्शन मिला, फिर दूसरी खाए तो M2 सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरी खाए तो M3 सेटिस्फैक्शन मिला, और इसी तरीके से हम आगे खाते गए और MN तक रोटियां खाए और इतना सेटिस्फैक्शन मिला। अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये आपका टोटल यूटिलिटी आएगा। ठीक है, ये आपकी कुल उपयोगिता हो जाएगी। अगर हम सारी मार्जिनल उपयोगिताओं को जोड़ दें तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अगर हम देखें तो अगर हम सबसे पहली इसके लिए निकालना चाहते हैं तो यहां पर क्या होगा? M1 माइनस M0। ठीक है, तो जो पहली वाली मार्जिनल यूटिलिटी होगी वही टोटल यूटिलिटी भी होगी, क्योंकि उसके पहले आपने रोटी नहीं खाई थी। ठीक है, अगर हम इसके लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1। ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं तो M3 माइनस M2, मतलब नेक्स्ट यूनिट जो ली उसमें हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं इसको दूसरे तरीके से, एक दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको समझाता हूं। इधर ही समझाता हूं। आप कोई भी दो डिफरेंट यूनिट अपने मन में कल्पना कर लीजिए और उसको लेकर के आप इसको समझने की कोशिश कीजिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी दो यूनिट, कोई भी दो चीज़ें, या कोई भी एक, अभी आप मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को समझना चाहते हैं तो एक ही यूनिट की कल्पना कर लीजिए, रोटी की कल्पना कर लीजिए। ठीक है, और उसी के आधार पर देखिए, मैं आपको उसी से समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये उपयोगिता के सिद्धांत आपके लिए आगे बहुत काम भी आएंगे। अलग अलग टॉपिक जब आप एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, जब आप बाकी सारी यूनिट्स पढ़ेंगे तो आपके बहुत काम आएंगे, तो इसलिए इसको आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और तभी आप समझ पाएंगे कि जो पूछा जा रहा है उसमें आपको लिखना क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके से डिटेल में नहीं करेंगे तो आपके लिए ये दिक्कत करेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, रोटी या चॉकलेट या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, अपने दिमाग में कल्पना कर लीजिए, आपको जो भी समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम यूनिट्स। उसके बाद हम लेते हैं टोटल यूटिलिटी और उसके बाद हम लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी चीज़ है, रोटी ही ले लीजिए, मैं आसान एग्जाम्पल लेता हूं जो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 6 रोटी तक हम कल्पना करते हैं, 6 रोटी तक कल्पना करते हैं। पहली रोटी खा करके आपको 12 यूनिट की टोटल यूटिलिटी मिली, दूसरी यूनिट खा के आपको 18 यूनिट की टोटल यूटिलिटी मिली, तीसरी यूनिट खा करके आपको 22 मिली, चौथी में 24 मिली, पाँचवीं में फिर 24 मिली,
और छठी में आपको 22 मिली। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्यों बढ़ रही थी फिर रुक गई और कम हो गई या वहाँ एक जगह स्टेबलाइज हो गई। तो आपने ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने रोटी नहीं खाई होगी, तो आपको आइडिया होगा जब बहुत तेज़ भूख लगी होती है तो आप बहुत तेज़ी से रोटी खाते हैं। पहली रोटी खाने में आपको बहुत मज़ा आता है, उसके बाद थोड़ा कम मज़ा आता है, उसके बाद और कम आता है, चौथी रोटी तक आपका पेट भर जाता है। फिर आप जो पांचवी रोटी खाते हैं वो बहुत आपके लिए यूज़फुल नहीं होती, सिर्फ आप खा लेते हैं खाने के लिए, और उसके बाद जब आप खाते हैं तो उसके लिए वो आपके लिए उपयोगिता नहीं रखती, अनुपयोगी हो जाती है, कई बार आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, तो वो उसकी यूटिलिटी अब नेगेटिव है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहली यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी थी 12, जो मैंने आपको बताया m0 को कम कर दीजिए m1 से, तो m0 तो हमारे पास था नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे माइनस कर दीजिए इससे, तो 12 से 0 घटा देंगे तो 12, ठीक है। दूसरे में मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगी 6, ठीक है। तीसरे में क्या आएगी 4, पांचवें में आएगी 5 मिनट में 2, उसके बाद आएगी 0 और उसके बाद आएगी -2, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होती जा रही है, टोटल यूटिलिटी शुरुआत में बढ़ती है, ठीक है, लेकिन बढ़ने का रेट कम होता है और उसके बाद स्टेबलाइज होती है और उसके बाद नेगेटिव होती है, ठीक है। ये पैटर्न है यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी आप देख रहे हैं 12, 6, 4, 2, फिर 0, फिर -2, ये जो है इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ह्रासमान सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, इसको हम क्या कहेंगे? ह्रासमान सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हर नेक्स्ट यूनिट के साथ आपकी कम होती जा रही है और लास्ट में आते आते 0 हो जा रही है, ठीक है। अब हम यहां पर अगर एक चीज देखते हैं, उस बात को हम सिर्फ इसी टेबल से अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि बेसिकली ये है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी। तो आपसे प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इकोनॉमिक्स में कभी भी बहुत घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जहां तक बेसिक इकोनॉमिक्स आपसे पूछी जाती है। करंट वाली इकोनॉमिक्स में केवल और केवल करंट अफेयर से रिलेटेड मामले होते हैं, तो वहां पर बहुत समस्या नहीं होती। जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, अगर आपने 11th 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ ली है तो कोई भी एग्जाम हो आप कभी नहीं उसमें पीछे रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर महत्वपूर्ण है, ये जो अवधारणाएं बता रहे हैं सिर्फ यही है वो जहां पर आप छोड़ देते हैं इकोनॉमिक्स की, रहने दीजिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हम, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपने सिर्फ सिंपल ये जो लाइंस में आपसे बोल रहा हूं ना, एक एक लाइन अलग अलग से, सीमांत उत्पादकता का ह्रासमान सिद्धांत, जैसे मैंने बोला कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी, बस आपको ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। इस टेबल से आप इसको समझ गए, लेकिन आपको जो लाइन इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट करनी है वो यही है, व्हेनेवर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 द टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, वो स्थायी होगी, स्थिर होगी। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर, और अगला कॉन्सेप्ट है डिमांड। सो व्हाट इज डिमांड? मांग क्या है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिमांड को हम बहुत आसान भाषा में जो समझते हैं वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को जिसको खरीदना चाहते हैं उसको हम डिमांड मानते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के नज़रिए से सही नहीं है। डिमांड वास्तव में यह नहीं है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो डिमांड है क्या फिर? तो डिमांड बेसिकली है जो आप खरीदना चाहते हैं एट द गिवन प्राइस,
जो बाजार में कीमत है उस कीमत पर आप खरीदना चाहते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन अफोर्ड इट, आप उसे खरीदने की क्षमता भी रखते हैं, तभी वह डिमांड माना जाएगा। अगर आप उसे खरीदने की क्षमता नहीं रखते तो उसे हम डिमांड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो डिमांड क्या है, डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं? डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है विल या विश, किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी चीज अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी कुछ खरीदने की इच्छा है लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं करते तो फिर क्या वो डिमांड बन जाएगी? नहीं। मान लीजिए कोई मिडिल क्लास सामान्य आदमी है, उसकी बहुत इच्छा है कि वो मर्सिडीज ले ले, लेकिन अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर रहा है तो इकोनॉमिक थ्योरी में उसको हम डिमांड नहीं कंसीडर करेंगे। डिमांड वो केवल तभी कंसीडर की जाएगी जब वह उसको खरीदने की क्षमता भी रखता हो। किस चीज पर? एट गिवन प्राइस। ठीक है, एट गिवन प्राइस, यानी कि जो दी गई कीमत है उस कीमत पर अगर वो सामान को खरीदने की शक्ति भी रखे, प्लस उसके पास उस प्राइस के हिसाब से पैसे भी हो और उसकी इच्छा भी हो, तो इसे हम डिमांड अर्थात मांग कहेंगे। अगर ऐसी दोनों कंडीशंस नहीं है तो वह डिमांड नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो अब विल और विश तो बहुत महत्वपूर्ण हुई नहीं, आपकी अफोर्डेबिलिटी, और अफोर्डेबिलिटी किस चीज के रिलेशन में? उसके प्राइस के रिलेशन में। तो अगर हम सीधे सीधे कहें तो डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। ठीक है, यानी कि डिमांड मुख्य रूप से किस चीज से रिलेटेड होती है? प्राइस से। ठीक है, तो आप डिमांड समझ गए। अब हम आपको बताते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम। देखिए, इकोनॉमिक्स में कोई भी सिद्धांत जो होता है वो कुछ बेसिक अजम्पशंस पर आधारित होता है। ठीक है, उसके लिए कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं। उन मूलभूत अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो एक पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है मैन इज रेशनल। मनुष्य एक तर्कशील जीव है, और रेशनल का मतलब होता है कि वह अपने अटमोस्ट इंटरेस्ट में ही कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अगर ये लागू नहीं होगा तो इकोनॉमिक्स में कोई भी नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा जो बेसिक अजम्पशन है इकोनॉमिक्स का वो है सेट्रिस पैरिबस, यानी कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि परिस्थितियां ना बदलें। अगर परिस्थितियां नहीं बदली हैं तो, और दूसरी चीज मनुष्य रेशनल है तो तभी कोई नियम लागू होगा। अगर परिस्थितियां बदल गई तो नियम लागू नहीं हो पाएगा। या मनुष्य ने तर्कशीलता छोड़ करके भावनात्मकता में आके कोई डिसीजन ले लिया, इमोशनल कोई डिसीजन ले लिया, इकोनॉमिक रेशनैलिटी छोड़ दी, तो वो लागू नहीं होगा। जैसे अब आपको पड़ोसी के यहाँ कार है तो आपको कार चाहिए ही चाहिए, यू नीड इट और नॉट, ये मैटर नहीं कर रहा अब, क्योंकि वो ईगो की बात है। तो वहां पर अब कोई डिमांड का नियम, कोई सप्लाई का नियम, कोई प्राइस का नियम कुछ लागू नहीं होगा। ही हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। तो वहां पर नियम नहीं लागू। जहां पर आप रेशनैलिटी छोड़ देंगे वहां पर आप नियम, इकोनॉमिक्स के नियम में नहीं आएंगे, एक्सेप्शंस में आने लगेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही सिंपल सा नियम है जो ये कहता है इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेट्रिस पैरिबस लागू होगा, आप ध्यान रखिएगा। डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड विद प्राइस, यानी कि मांग का कीमत से विपरीत अनुपात है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल। ये आपने अपनी सामान्य जीवन में भी देखा होगा।
चीज़ें सस्ती होती हैं तो आप ज़्यादा खरीदते हैं, चीज़ें महंगी होती हैं तो आप कम खरीदते हैं। जैसे आजकल अगर आप कभी सब्जी वगैरह खरीदे हो तो आपको पता होगा इस समय टमाटर बहुत महंगा है, तो क्या होगा, लोग टमाटर कम खरीदेंगे, टमाटर का सब्स्टिट्यूट डेवलप करेंगे। जब कोई भी चीज़ महंगी होगी तो उसको कम खरीदेंगे, और कोई भी चीज़ जब सस्ती होगी तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है लॉ ऑफ डिमांड? तो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को एक कल्पना करें, एक डिमांड का कर्व बनाने की कोशिश करें, एक डिमांड का शेप देने की कोशिश करें, तो इस तरीके से समझिएगा। ठीक है, हम इस एक्सिस पर प्राइस दिखाते हैं और इस एक्सिस पर डिमांड दिखाते हैं। ठीक है, ये डिमांड कर्व है। जब किसी भी चीज़ की कीमत 6 थी तो उसकी डिमांड 2 यूनिट थी, उसकी कीमत घट गई और 4 यूनिट हुई तो उसकी डिमांड बढ़ के 4 क्विंटल हो गई। जब उसकी प्राइस 2 रुपये हो गई तो उसकी जो डिमांड है वो 6 क्विंटल हो गई। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ तो आप क्वांटिफाई कर लीजिए अपने हिसाब से। तो सिंपली क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, और जैसे जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो डिमांड कर्व होगा इसका स्लोप डाउनवर्ड होगा और इस तरीके से ये प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड समझ गए। डिमांड के कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो आगे के चैप्टर्स में आएंगे, तो इसलिए उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आपको डिमांड कर्व तक चैप्टर में दिया गया है, इसलिए मैंने उसका कर्व बना के भी आपको समझा दिया। एक्सेप्शन का मतलब मैं आपको आसान भाषा में थोड़ा सा बता भी देता हूं, क्योंकि टॉपिक के साथ आप चलेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। तो एक्सेप्शन में क्या होगा, एक्सेप्शंस में वही 2 रीजंस होंगे जो 2 रीजन मैंने आपको बेस बताते समय दिए, कि मनुष्य रेशनल ना रह जाए या फिर अदर चीजें चेंज हो जाएं, यानी सेट्रिस पैरिबस लागू ना हो। ठीक है, तो रेशनल ना रह जाए मतलब फैशन टेस्ट ये चेंज हो जाएं तो ये लागू नहीं होगा। जिस चीज़ का फैशन खत्म हो गया आदमी वो चीज़ नहीं खरीदेगा, उसकी प्राइसेस कितनी भी ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो फैशन चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर वो डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे चीज़ों का। ठीक है, तो अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कोई चीज़ चाहते हैं, उसको लग्जरी आइटम की तरह शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। चलिए, अब हम यूटिलिटी के दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अगर यही आप 11th-12th की बुक कवर कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। आपको दूसरा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक लोग खरीदते तो हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बड़ी मोटी सी अच्छी सी बुक खरीदते हैं लोग, और उसके बाद उसको पढ़ते कभी नहीं है, और जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बेस तो कवर नहीं किया है, आप बस अच्छी सी एक बुक खरीद के पढ़ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आपके ज़्यादा फंक्शनल आपके लिए नहीं होती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि पहले बेस को क्लियर कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने फीडबैक दिया है उनमें से कई बच्चों को इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा और कोऑपरेट करेंगे, जहाँ पर आपको इश्यूज़ होंगे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ उसके नोट्स भी बनाने होंगे। जहाँ पर आपको कोई क्वेरी हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछते हैं या फेसबुक पर भी पूछते हैं तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा आपको। आप किसी भी मीडियम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको कार्डिनल थ्योरी बताई, अब ऑर्डिनल एनालिसिस समझ लीजिए, ऑर्डिनल थ्योरी समझ लीजिए। ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी क्या है? ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी ये कहती है कि जो यूटिलिटी है उसका क्वांटिफिकेशन
नहीं हो सकता। ठीक है, आप उपयोगिता को नंबर्स में नहीं बता सकते। आप किसी चीज को खा के कितने संतुष्ट हुए, अब आप ये नंबर्स में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सिंपली ऑर्डिनल थ्योरी है, वो ये कहती है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपनी प्रेफरेंसेस तो बता सकता है या चॉइसेस तो बता सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि एक रोटी खा के कितना यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला। वो ये बता सकता है कि मुझे रोटी के साथ सब्जी या पराठा के साथ या पूड़ी के साथ ये चीज़ पसंद है। तो आप कॉम्बिनेशन बता सकते हो कि इस चीज़ का कॉम्बिनेशन ये है, इस चीज़ का कॉम्बिनेशन ये है जो मुझे पसंद है। ठीक है ना, जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था, आप याद कीजिए एप्पल और बनाना वाला। ठीक है, तो एप्पल और बनाना में क्या था कि आपने 4 यूनिट खाई, इसकी 2 ले ली, इसकी 3 ले ली तो इसकी 5 ले ली, फॉर एग्जाम्पल जो भी था। ठीक है, इसकी 2 ली तो इसकी 6 ले ली, और इसकी फिर 6 ली तो इसकी 2 ले ली, इसकी 8 ली तो इसकी 0 ले ली। तो ये क्या है, ये आप बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लग रहा है, आप इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जो ऑर्डिनल थ्योरी है वो ये कहती है कि हमें ये कॉम्बिनेशन भी पसंद है, हमें ये भी पसंद है, हमें ये भी पसंद है, हमें ये भी पसंद है। मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस में कोई भी कॉम्बिनेशन हमें चलेगा, यानी कि कोई भी कंज्यूमर बंडल, जो वर्ड हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, हमें चलेगा। तो यहां पर कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब क्या है कि कंज्यूमर जो है, चाहे उसको नंबर 1 दिया जाए, चाहे उसे नंबर 3 दिया जाए, चाहे उसे नंबर 5 दिया जाए, उसको किसी भी कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि वह इनडिफरेंट है। ये शब्द याद रखिएगा। ठीक है, वो इनडिफरेंट है किसी भी एक कॉम्बिनेशन को लेकर, कोई भी कॉम्बिनेशन उसको चलेगा। तो अगर हम इसी चीज को ग्राफ पर प्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो यहां पर हम 2 4 6, इसको हम एप्पल मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम बनाना मान लेते हैं, 2 4 6। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, जहाँ पर वो 6 यूनिट अगर बनाना ले रहा है तो 2 यूनिट एप्पल ले रहा है, 4 यूनिट बनाना ले रहा है तो 4 यूनिट एप्पल ले रहा है, 2 यूनिट बनाना ले रहा है तो 6 यूनिट एप्पल ले रहा है। आप नंबर्स के हिसाब से बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम एक कर्व के रूप में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इस कर्व को ही हम कहेंगे इनडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र। ठीक है, ठीक है, ये है तटस्थता वक्र। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर की तटस्थता यानी इनडिफरेंस की स्टेज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज हमने जो आपको कवर करके दिया है, इसी को आप बस इतना ध्यान रखिएगा। ये लगभग आधी यूनिट हो गई है, बाकी आधी यूनिट हम अगले लेक्चर में करेंगे। डिमांड क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, किसी कंज्यूमर पैटर्न बिहेवियर कैसे होता है, डिमांड के रूल्स यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट्स हमने आपको क्लियर किए हैं। इन सभी शब्दों को आप बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अगर इनमें से कोई इशू होता है तो आप पूछिएगा। इसके आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जहां पर हम आपको रिमेनिंग चैप्टर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।